हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 ज्योग्राफी की एक और फसना पक्का है सीरीज के वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का चैप्टर लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेटा हमें देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम क्रॉप्स वाले टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ पर सारे स्टेट्स के नाम आपको याद करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा। तो डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं और वीडियो के बीच में मैं टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई देरी के। हर बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। वाई ह्यूमन बींग्स यूज लैंड, डज इट हैव अ सिंगल यूज? तो लैंड का आंसर हम देख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंड का अलग अलग यूज हमें देखने को मिलता है अलग अलग लोगों के द्वारा। इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि लैंड का टाइप क्या है। टाइप के हिसाब से भी लैंड का यूज होता है। कई लैंड पर भाई हमें रिवर्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। जहां पर मैं बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं, जहां से आप देख रहे हैं उसके नीचे भी लैंड है। तो लैंड के बहुत सारे यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम लैंड को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन के लिए, हम सबको मालूम है। और दूसरा है रेसिडेंस और रिक्रिएशन के लिए। हम रहते हैं लैंड के ऊपर। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए हम गार्डन वगैरह बनाते हैं, हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं। वो भी जगह हमें लैंड पर ही देखने को मिलती हैं और प्रोडक्शन के लिए तो हम करते ही हैं। तो हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, जिस रोड पर हम ट्रेवल करते हैं, पार्क्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं वो लैंड के ऊपर ही हमें देखने को मिल जाती हैं। तो लैंड का बहुत अलग अलग यूज है। हु मेंटेन्स द लैंड यूज रिकॉर्ड इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक काम होता है, वो देखता है कि भाई लैंड का किस तरीके से यूज हो रहा है। अब लैंड यूज की भी हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लैंड यूज कैटेगरीज को ऐड किया जाता है जिससे रिपोर्टिंग एरिया हमारे सामने आ जाता है। अब जो ये रिपोर्टिंग एरिया है ना, ये डिफरेंट होता है एक चीज से, और वो चीज क्या है? एक्चुअल जियोग्राफिकल एरिया। तो जो एक्चुअल जियोग्राफिकल एरिया होता है ये सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करता है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए। दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या होता है भाई? जो रिपोर्टिंग एरिया होता है वो समय के साथ चेंज हो सकता है। अगर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंजेस होते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो जियोग्राफिकल एरिया होता है ये फिक्स्ड होता है। सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेजर कर लेता है और ये समय के साथ चेंज नहीं होता है। ये दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी 5 लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंशन्ड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है भाई कि आपको सीधे बोल दिया जाएगा कोई भी 5 आप बता दीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि एक दो वहां पर मेंशन रहेंगे और उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा होगा, या फिर आपको डिस्टिंग्विश करने को भी आ सकता है कि 2 दे दिए जाएंगे, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करिए। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको सारे समझा रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला हमारा इसमें आता है फॉरेस्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। एक होता है भाई जहां पर एक्चुअल में हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोल देती है कि यहां पर हम फॉरेस्ट की ग्रोथ करेंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जरूरी नहीं है जिस एरिया को गवर्नमेंट ने एज अ फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट किया है उस पूरे एरिया में हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। वहां पर फॉरेस्ट की ग्रोथ करने का सोचा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो चुका है। ये याद रखिएगा। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरी डेफिनेशन को देखता है, मतलब गवर्नमेंट की डेफिनेशन को देखता है कि गवर्नमेंट ने किस एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोला है। तो हो सकता है इस कैटेगरी में इंक्रीज हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंक्रीज हुआ है तो फॉरेस्ट एरिया भी इंक्रीज हो गया, फॉरेस्ट का कवर भी इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट का एरिया फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो गया है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम भी हो सकता है। इसके बाद बैरन एंड वेस्टलैंड, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा लैंड जहां पर भाई अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। डेजर्ट वगैरह एरिया जो होता है, हिली टेरेन का जो बैरन लैंड होता है वो इसके एग्जाम्पल में आ सकता है। तीसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नाम से मालूम चल रहा है भाई जो सेटलमेंट्स के लिए लैंड हम यूज करते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज शॉप के लिए यूज करते हैं, वो लैंड इसमें आ जाता है। तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में इंक्रीज हो रहा है तो इस कैटेगरी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, भाई जो जानवरों को चरने के लिए लैंड होता है, तो ज्यादातर ये जो लैंड होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है या फिर विलेज में पंचायत के हाथ में होता है। बहुत रेयरली ही इंडिविजुअल इसे ओन कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का जब ये होता है तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बन जाता है, मतलब हर कोई इसे यूज कर सकता है, किसी एक का बस इस पर हक नहीं होता है। ये पेस्चरिंग और ग्रेजिंग लैंड उसमें काम आता है।
फिर इसके बाद एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, इसको नेट शोन एरिया में इंक्लूड नहीं करा जाता है। जो भी लैंड ऑर्चिड्स फ्रूट ट्रीज के उसमें आ जाता है उसको इस कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है। ज्यादातर ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। फिर जो ये तीन आ रहे हैं बहुत सिमिलर है। कल्चरलेबल वेस्टलैंड मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा लैंड जिसको 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए कल्टीवेशन में यूज नहीं लाया गया है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। उसको अगर हम थोड़ा बहुत ठीक करेंगे तो वापस से कल्टीवेशन वहां पर चालू करा जा सकता है। फिर दूसरा है करेंट फेलो, इसमें क्या होता है 1 साल या 1 से कम साल के लिए उसको कल्टीवेशन में नहीं लाया गया, छोड़ दिया जाता है, रेस्ट दे दिया जाता है, जिससे लैंड वापस से पहले जैसा सही होने लगे नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। इसके बाद तीसरा है फेलो अदर देन करेंट फेलो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो लैंड जो 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए कल्टीवेशन में यूज नहीं करा गया है। तो तीनों बहुत सिमिलर है। फिर नेट एरिया सोन मतलब क्या होता है, वो फिजिकल एक्सटेंड लैंड का जहां पर क्रॉप्स शोन करे गए हैं और हार्वेस्ट करा गया है, ये नेट शोन एरिया हमारा हो जाता है। सिर्फ इतने ही आते हैं, ये सारे आपको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेंशन 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट एन इकोनॉमी अंडरगोज व्हिच अफेक्ट लैंड यूज। तो देखिए भाई, इकोनॉमी जो ग्रो करती है उसके कुछ रीजन होते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हायर इनकम लेवल हो रही है, तो इसके कारण क्या होता है, हमें और लैंड की जरूरत होती है। तो जो मार्जिनल लैंड्स होते हैं जिनकी पहले खुद इतनी वैल्यू नहीं होती थी, इंडस्ट्री साइड में भी एग्रीकल्चर साइड में भी, अब उनको भी यूज में लाया जाता है। इसके बाद इकोनॉमी की कंपोजिशन भी चेंज होती है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही होती है। तो जो लैंड पहले एग्रीकल्चर में यूज होता था अब उसको शिफ्ट करा जा रहा है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरियाज पर खास तौर पर हमें ये देखने को मिलता है। फिर ये है कि भाई माना कि इकोनॉमी में जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पर जो प्रेशर है वो अभी भी चलता जा रहा है। इसके दो बहुत बड़े रीजन निकल कर आते हैं और कई बार एक सेपरेट क्वेश्चन ही बन जाता है कि रीजन बताइए। अब वो दोनों रीजन हम देख लेते हैं। पहला, अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन जरूर कम हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं वो इतनी जल्दी से कम नहीं होते हैं, इसलिए प्रेशर बना ही रहता है। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो एग्रीकल्चर से ही अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। दूसरा आता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई ज्यादा लोगों को फीड करना है, इसलिए प्रेशर बना रहता है। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच 4 कैटेगरीज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन लैंड यूज एंड व्हाई। तो 4 कैटेगरीज हमने इनके बारे में पहले पढ़ा हुआ है। जो अंडर फॉरेस्ट है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो है करंट फेलो लैंड्स हो गया और नेट एरिया शोन हो गया, यहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। रीजन क्या है, अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज देखने को मिला है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में भी चेंज आया है। अब इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ गया है, इसलिए इसका यूज भी बढ़ गया है, यहाँ इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन फिर से याद रखिएगा, पहले भी एक्सप्लेन करा था, डिमार्केटेड फॉरेस्ट बढ़ा है, ना कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर हम करंट फेलो लैंड की बात करते हैं तो भाई ये बहुत फ्लक्चुएट करता है सालों में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेनफॉल और क्रॉपिंग साइकिल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें भी अभी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर हम नेट एरिया शोन की बात करते हैं तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि जो कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा था, उसको पहले नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ज्यादा यूज करा जा रहा था, लेकिन अब एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा यूज करा जा रहा है, तो इसमें भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विच 4 कैटेगरीज विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन लैंड यूज एंड व्हाई। अब डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। तो द 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन आर बैरन एंड वेस्टलैंड, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पेस्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स एंड फेलो लैंड्स। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ये ट्रेंड हमें क्यों देखने को मिला है। पहला है, अगर हम वेस्टलैंड और कल्टीवेबल वेस्टलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज इसलिए आया है क्योंकि भाई एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर दोनों से लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया है। तो जब लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो जो वेस्ट लैंड है वो अपने आप डिक्रीज होने लगेगा। इसके बाद जो लैंड पेस्चर्स और ग्रेजिंग के लिए यूज होता था, इसको भी अब भाई इलीगल वे में लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपनी चीज, अपने लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड करने के लिए, इसलिए इसमें भी हमें एक डिक्रीज देखने को मिला है। हाउ कैन यू क्लासीफाई लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप। तो भाई एक तो प्राइवेट हो गया, दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। प्राइवेट मतलब या तो इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं, कोई ग्रुप उसको ओन कर रहा है, लेकिन अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस सीपीआर की बात करते हैं तो इसको स्टेट ओन करती है कम्युनिटी यूज के लिए। सीपीआर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खास तौर पर रूरल एरिया में, क्योंकि भाई लाइव स्टॉक के लिए फॉडर का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जो फार्मर ऐसे हैं
जो भाई लैंडलेस हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स है, बहुत कम उनके पास लैंड है, या उनका लैंड ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा क्रॉप नहीं उग पाता है, तो वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड होते हैं, लाइव स्टॉक पर होते हैं। तो लाइव स्टॉक के लिए भाई उनको ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पर वो ग्रेजिंग वगैरह का काम कर सकें और भी अच्छे से इनकम जनरेट कर सकें, तो उसके लिए भाई उनको ये सीपीआर बहुत हेल्प करते हैं। विमेन का रूरल एरियाज में ज़्यादातर काम होता है कि फ्यूल कलेक्ट करती हैं, फॉडर कलेक्ट करती हैं, तो अब कहाँ से करेंगी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो सीपीआर होते हैं भाई, ये नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें कम्युनिटी ओन करती है और सबके पास राइट होता है, ऐसा नहीं किसी एक के पास हक है वो वहां जा सकता है, सभी उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गए, पेस्चर लैंड्स हो गए, विलेज की वाटर बॉडीज हो गई, पब्लिक स्पेसेस हो गए, एक्सेट्रा, या एग्जाम्पल आ जाते हैं। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं है और उनके इनकम पर दिक्कत आ सकती है अगर सीपीआर सही से नहीं होंगे तो। अगला, हाउ कैन वी गेट द एस्टिमेशन ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेस। तो एन एस्टिमेशन ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्सेज कैन बी अराइव्ड एट बाय, कैसे आ सकता है, जब हम नेट सोन एरिया, ऑल फेलो लैंड्स और कल्चरेबल वेस्ट लैंड को ऐड करते हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास निकल कर आ जाता है। फिर लैंड रिसोर्स इज मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सब्सटेंशिएट। अब देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, जो लैंड रिसोर्सेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी एग्रीकल्चर से चल रही है, बाकी इंडस्ट्री जैसा नहीं है। पहला, लैंड भाई सीधे सीधे इंपैक्ट करेगा एग्रीकल्चर को, अगर आपका ज्यादा लैंड है आप ज्यादा इनकम जनरेट करोगे, कम है तो बहुत कम करोगे, लैंड अगर सही नहीं है तो भी दिक्कत होगी, तो लैंड सीधे सीधे इंपैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सीधा सीधा लैंड पर ही डिपेंड करता है, अगर लैंड ही नहीं है तो कहां से एग्रीकल्चर आप करोगे। दूसरा है, लैंड की क्वालिटी से भी बहुत बड़ा अंतर आता है, अच्छी क्वालिटी है ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, बेकार क्वालिटी है तो कम प्रोडक्टिविटी होगी। फिर इसका तीसरा, लैंड ओनरशिप की रूरल एरिया में प्रोडक्टिव और सोशल वैल्यू होती है। भाई आपको क्रेडिट चाहिए, लैंड की मदद से आप ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, लैंड आपके पास है तो अश्योरिटी आपके पास होती है। फिर सोशल स्टेटस भी होता है, आपने सुना होगा ना, मेरे पास तो 20 एकड़ जमीन है गांव में, तो एक सोशल स्टेटस भी ऐड होता है, तो अगर आपका ज्यादा लैंड है तो ज्यादा अच्छा आपका सोशल स्टेटस है, रूरल एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। द स्कोप फॉर ब्रिंगिंग इन एडिशनल लैंड अंडर नेट शोन एरिया इन इंडिया इज लिमिटेड, डिस्कस, और करके दिया हुआ है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज, इलेबरेट, दोनों को हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, एडिशनल लैंड को नेट जोन एरिया में लाने का जो स्कोप है इंडिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए हमें लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसी ही टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो इन्हें हम टू हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो यह है भाई कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का ही प्रोडक्शन बढ़ा दें, उसकी यील्ड बढ़ा दें पर यूनिट एरिया लैंड में, ठीक है, तो क्रॉप के लिए हम काम कर सकते हैं कि हम क्रॉप को कैसे डेवलप करें और ज्यादा प्रोडक्शन हमारा हो। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि हम लैंड का ही आउटपुट बढ़ा दें, मतलब किसी एक क्रॉप का ना हो, लैंड में आप जो भी उगाएंगे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो लैंड के लिए हम काम कर सकते हैं कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में हम लैंड में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो ज्यादा हो जाए। इसके लिए हमें लैंड यूज इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लैंड जो यूज हमारा होता है उसको ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा, एक साल में ज्यादा क्रॉप्स हमें लगाना पड़ेंगे, और उसके लिए लैंड पर भी हमें काम करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जो ये दूसरा तरीका होता है ना, जिसमें हम लैंड को इंप्रूव करते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। इससे क्या होता है, लेबर की डिमांड भी बढ़ती है तो उन्हें भी जॉब मिलती है, और जो लैंड है उसमें आउटपुट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लैंड तो लिमिटेड है भाई, लेकिन जो हमारे लेबर्स है उनकी कोई कमी नहीं है। तो अगर हम ये दूसरा तरीका अपनाते हैं और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब एक साल में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं, तो इससे क्या होगा, लैंड का भी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म होती है, लोगों को जॉब मिलती है। नीचे मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाई इज द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो भाई इट रिफर्स टू रेजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चरल ईयर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसको फॉर्मूला के थ्रू अगर हमको करना हो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो स्ट्रेटेजी है जो इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करने की, इससे इंडिया में दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जरूरत है, साथ ही साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा, मैंने जो पहले बताया, लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन होगा, और साथ ही साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे करके रूरल एरियाज में रिड्यूस होगी। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, इसको अब हम देख लेते हैं।
होते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 3 क्रॉप सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं नदर्न और इंटीरियर पार्ट्स में, ठीक है, कंट्री के। एक है खरीफ, एक है रबी और एक है जायद, याद रखिएगा। खरीफ सीजन की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून से ये कोइंसाइड करता है। ये किसके लिए सूटेबल है भाई? हमारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। इसका एग्जांपल हो जाएंगे राइस, कॉटन, जूट और बाकी जो है। रबी की बात करते हैं तो ये भाई अक्टूबर नवंबर में चालू होता है, मार्च अप्रैल में ये एंड हो जाता है। ये टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप जैसे व्हीट, ग्राम हो गया, इनके लिए सूटेबल रहता है। और जायद की बात करते हैं तो समर क्रॉपिंग सीजन है जो वाटरमेलन्स, कोकुम्बर, वेजिटेबल्स के लिए रहता है। अगर हम सदर्न पार्ट की बात करते हैं हमारी कंट्री के, तो वहां पर ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो होते हैं वो साल भर में कभी भी उगाए जा सकते हैं अगर सॉइल मॉइस्चर सही है तो वहां पर ऐसे सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता, मॉइस्चर वगैरह सही है तो हम कभी भी ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगा लेते हैं। राइट साइड में छोटा सा टेबल डाल दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन? नीचे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स एनालाइज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडियन सिनेरियो। ठीक है, इन दोनों को हम देख लेते हैं, नीचे वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। पहली बात भाई, अगर हम मॉइस्चर के मेन सोर्स को देखते हुए क्रॉप्स की बात करते हैं कि मॉइस्चर का मेन सोर्स क्या रहने वाला है, तो फार्मिंग दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है इरिगेटेड जहां पर इरिगेशन मेन सोर्स होगा, और एक है रेन फेड जहां पर बारिश जो है, जो रेन है वो मेन सोर्स होगा। अब अगर हम इरिगेटेड फार्मिंग का बात करते हैं तो यहाँ पर नेचर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी हम प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन की बात करते हैं तो इसका काम होता है कि सॉइल मॉइस्चर के जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उससे क्रॉप्स को बचाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो मैक्सिमम एरिया को हम प्रोवाइड कर पाए। इसके बाद अगर हम प्रोडक्टिव इरिगेशन की बात करते हैं तो इसका काम सिर्फ इतना होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर क्रॉप्स को दिया जाए क्रॉपिंग सीजन में। इसका मेन काम होता है कि हाई प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करता है। फिर इसके बाद रेन फेड फार्मिंग को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं देखकर कि सॉइल मॉइस्चर की क्या क्वालिटी है क्रॉपिंग सीजन में। दो टाइप्स में, एक है ड्राई लैंड और एक है वेट लैंड। इसको मैंने अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी बन जाता है कि दोनों के बारे में बताइए, उनके फीचर्स भी बताइए। तो अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं तो ये मेनली कहां पर कन्फाइंड होता है? उस रीजन में जहां पर एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेस होती है। ये ऐसे रीजन होते हैं भाई जहां पर वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर ज्यादा बरसात नहीं हुई है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, रागी, बाजरा, मूंग एक्सेट्रा हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेनली यही देखा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि इन चीजों की यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, नाम से ही मालूम चल रहा है। फिर वेटलैंड फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस में सॉइल मॉइस्चर हमें देखने को मिल जाता है, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती क्रॉप्स को, तो यहाँ पर हमें फ्लड वगैरह सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो वाटर इंटेंसिव होते हैं, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, और एक्वा कल्चर मतलब जैसे फिश वगैरह के जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी रेयरिंग करना, ब्रीडिंग करना, वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो एक हो गया ड्राई लैंड और एक हो गया हमारा वेटलैंड। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड ग्रेन्स। इंडिया में भाई फूड ग्रेन्स इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। इसको हम इसी फैक्ट से निकाल सकते हैं कि जो ये क्रॉप्स होते हैं ये 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया जो हमारा कंट्री है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। 2/3 बहुत ज्यादा होता है। फूड ग्रेन्स डोमिनेंट क्रॉप होते हैं हमारे इंडिया के पूरे पार्ट्स में। अब वो चाहे सब्सिस्टेंस हो या कमर्शियल हो, मतलब खुद के लिए कर रहे हो लोग, खुद की लाइवलीहुड के लिए, या बेचने के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हो, दोनों में हमें ये देखने को मिल जाता है। अगर हम फूड ग्रेन्स के ग्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे दो टाइप्स में क्लासिफाई करा जाता है, सीरियल्स और पल्सेस। अब वीडियो में आगे बढ़े, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अब इस चैप्टर में क्या है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन क्रॉप्स रिलेटेड आएंगे कि वीट के बारे में लिख दीजिए, राइस के बारे में लिख दीजिए, फिर टी वगैरह में शुगर केन के बारे में लिख दीजिए। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आ चुकी है जहां पर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो फिर से इस वीडियो में उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि क्रॉप्स के बारे में समझाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आगे आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ परसेंटेज दिया होता है, स्टेट्स के नाम दिए होते हैं, तो उसमें समझाने लायक तो कुछ भी नहीं होता है, रीड करने लायक होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर एक क्रॉप में सिमिलर ही क्वेश्चन आता है। या तो सीधा बोल दिया जाएगा शॉर्ट नोट लिखिए, यह बता दिया जाएगा कि भाई बताइए कौन से स्टेट में ये क्रॉप सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसका कितना परसेंटेज है क्रॉप शेयर में, कैसी कंडीशन में इसको उगा सकते हैं। कई बार आपको उगाने में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्या, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, टाइप बता दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि हर क्रॉप में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी,
लेकिन हर क्रॉप में इन्हीं में से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने इस चैप्टर को अभी तक अच्छे से नहीं किया है, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है और हर क्रॉप के बारे में ये चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। एक बार बस पढ़ लीजिए, आपका क्रॉप का हो जाएगा। क्रॉप से वैसे ही बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन अभी पिछले सालों में देखने को नहीं मिल रहा है। जो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें भी डाल दी है, आप उसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं है। आप चाहें तो टेलीग्राम से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार, हमने ज्योग्राफी और ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हुए हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीरियल्स, मेंशन एनी टू काइंड्स ऑफ सीरियल्स। तो भाई सीरियल्स की बात करते हैं तो 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया में। 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड हमारे कंट्री के ही हैं, और प्रोडक्शन में हम थर्ड रैंक करते हैं चाइना यूएसए के बाद। इंडिया में वैरायटी ऑफ सीरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं जिसमें राइस व्हीट आ जाता है, कोर्स ग्रेन होते हैं जिसमें जौवर, बाजरा, मेज, रागी एक्सेट्रा हमें देखने को मिल जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइस और व्हीट है। बाकी से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को ज्यादा नहीं मिले। राइस व्हीट की चांसेस ज्यादा होती हैं, तो राइस व्हीट मैंने यहां पर डाल दिए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डाल दिए। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको परसेंटेज लिखना पड़ेगा। उसके बाद सीधे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आगे अभी मैं आपको और बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको वही इसके पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो आपसे नहीं बनेंगे, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। देखिए राइस इज अ मेजर फ्रूट क्रॉप इन इंडिया विद अबाउट 3000 वेराइटीज ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। नीचे स्टेट्स वगैरह के नाम आप देख लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पल्सेस, मेंशन एनी टू काइंड्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस भाई वेजिटेरियन फूड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, और ये क्रॉप्स लिग्यूम क्रॉप्स में आते हैं। मतलब इनका काम होता है, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। क्लास 9-10 में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पल्सेस का इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। मोस्ट कल्टीवेशन हमें डेक्कन, सेंट्रल प्लेट्यूज में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिल जाता है। पल्सेस जो है ये इंडिया के क्रॉप एरिया का 11% अकाउंट करती हैं, और ये रेन फेड होते हैं, रेन के भरोसे होते हैं, तो ईयरली यील्ड जो है वो फ्लक्चुएट करता है। रेन ज्यादा अच्छे से हो गई तो सही है, नहीं तो कम हो जाता है। ग्राम और तुर मेन पल्सेस है, तो दोनों के बारे में मैंने नीचे डाल दिया है। एक और चीज बता देता हूं, सीधा एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट करके नहीं डाला है इसमें, मैंने शॉर्ट कर दिया है और आपके लिए इजी लैंग्वेज में कर लिया है। तो अगर आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। कई बार एनसीईआरटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑयल सीड्स, मेंशन एनी टू काइंड ऑफ ऑयल सीड्स। तो भाई ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है, उनसे एडिबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये मेनली कहां पर कल्टीवेट होते हैं, हमारे ड्राई लैंड्स में, मालवा प्लेट्यू के, फिर मराठावाड़ा में, गुजरात में, राजस्थान में एक्सेट्रा में आप देख सकते हैं। 14% ऑफ इंडिया टोटल क्रॉप एरिया में ये आते हैं। मेन कौन से हैं, ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर। तो इनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन वीडियो से पढ़ सकते हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ऑयल सीड्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। डिस्कस द 2 मेन फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो भाई कॉटन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जूट, ये दोनों व्हीट, राइस, जूट और कॉटन, ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका टी वाला एक टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको जूट और कॉटन में बस एक चीज याद रखना है कि पार्टीशन के समय बहुत सारा लैंड हमारा पाकिस्तान में चला गया था। वेस्ट पाकिस्तान में भी चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान जो एक बांग्लादेश है उसमें भी चला गया था, जिसके कारण इंडिया को स्टार्टिंग में पार्टीशन के बाद बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो कॉटन, जूट में ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुगर केन, टी, कॉफी एज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो इनके बारे में भी मैंने एनसीईआरटी को इजी लैंग्वेज में करके आपके लिए लिख दिया है। टी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आपको लग रहा होगा भैया तो टॉपिक एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं यार, एक्सप्लेनेशन वीडियो में सब कुछ कर दिया है, बस इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार फंसना पक्का है, कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे आपको उस वीडियो में, आप इनको पढ़ लीजिएगा। What steps Indian government took to increase the production of food grains in India after independence? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, कैश क्रॉप से फूड क्रॉप्स। वो क्रॉप्स बस अब वो नहीं उगाए जा रहे थे जिनसे पैसा कमा सके, फूड क्रॉप्स उगा रहे थे भाई, जिसमें लोगों को हम फीड कर सके और उससे हमारे इंडिया में हमें सेल्फ रिलायंट हम बन सके। दूसरा है क्रॉपिंग को और इंटेंसिफिकेशन उसमें किया गया, जो भी कल्टीवेटेड लैंड था उसमें लैंड को और इंप्रूव किया गया, ज्यादा क्रॉप्स उगाए गए जिससे हमारा आउटपुट हम इंक्रीज कर सके। फिर इंक्रीजिंग कल्टीवेटेड एरिया, उसको कैसे इंक्रीज किया गया भाई, जो कल्टीवेबल और फेलो लैंड था उसमें भी अब हमने एग्रीकल्चर करना चालू करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये स्ट्रेटेजी थी, ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा, लेकिन लेट 1950s में फिर स्टैग्नेंट हमारा हो गया था, जिसके बाद
इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम लॉन्च करे गए और ये दोनों प्रोग्राम चले, इससे चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन उसके बाद दो कंसेक्यूटिव ड्रॉट हमें देखने को मिलता है मिड 1960s में, जिसके बाद हमारी कंट्री में फूड क्राइसिस आ गया था। इसके बाद जो फूड ग्रेन्स है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे क्योंकि इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहा था। पॉलिटिकल साइंस में भी हमने पढ़ा है, बिहार में बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गए थे। इसके बाद फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने स्टार्ट करा, वो मैंने अगले क्वेश्चन में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो मिड 1960s में न्यू सीड वेराइटी व्हीट और राइस की डेवलप करी गई, जिसको हाई यील्डिंग वेराइटीज हम बोलते हैं, HYV सीड्स हम इसको बोलते हैं। इंडिया नई टेक्नोलॉजी लेकर आया था, इसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज किया क्योंकि HIV में उनकी जरूरत होती है, इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसको वहीं पर लाया गया था जहां से पहले ही से हमारा एग्रीकल्चर सही स्थिति पर था और जो फार्मर थे पहले से ही वो वेल ऑफ थे। उस जगह पर नहीं लाया गया जहां पर फार्मर पहले से ही सफर कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे जो उस समय एग्रीकल्चरल स्टेट्स थे, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, वहां पर इंट्रोड्यूस करा गया और इसी स्ट्रेटेजी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इससे क्विकली फूड प्रोडक्शन, हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई, किसी और पर अब हम डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन इसके चक्कर में हुआ क्या भाई, कुछ स्टेट तो बहुत ऊपर हो गए लेकिन कुछ स्टेट बहुत ही नीचे रह गए थे। फिर 1970s तक यही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी उसको पूरी कंट्री में स्प्रेड करा गया और धीरे धीरे सिचुएशन सही होना चालू हुई। जब ये हमने स्ट्रेटेजी अपनाई तो इंडिया डेवलप हुआ। उसके बाद बहुत सारे एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी एक चीज हुई थी। बस कॉन्सिक्वेंसेस यही थे कि एक हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल गया था प्रॉफिट का और डेवलपमेंट का। फिर देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन द लास्ट 50 ईयर्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम पिछले 50 साल की बात करते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है उसमें सच में बहुत बड़ा चेंज आया है और पूरा क्रेडिट जाता है भाई जो इरिगेशन में हमने एक्सपेंशन किया और जो टेक्नोलॉजी नई नई हमने अपनाई है। पहला, अगर हम प्रोडक्शन और बहुत सारे क्रॉप्स की यील्ड की बात करते हैं, राइस और व्हीट हो गया, वो इंक्रीज हुआ है बहुत ही इंप्रेसिव रेट में। और भी क्रॉप, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। हमने इरिगेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इसका एक्सपेंशन हमने किया है। तो जब आप इरिगेशन अच्छे से करेंगे तो आउटपुट तो आपका बढ़ेगा ही। फिर अच्छी अच्छी क्वालिटी के भाई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी यूज करे गए। इनका नुकसान भी हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट में इनके चक्कर में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। फिर इसका जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी ये धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में फैल गई, तो हर जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यही है, ज्यादा अगर हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो लैंड में प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन इससे प्रोडक्शन जो हमारा है वो तो इंक्रीज हुआ है। जब आप अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड्स वगैरह भेजेंगे तो जो क्रॉप्स वगैरह को डिजीज हो जाती है वो कम होने लग जाती हैं, तो फेलियर नहीं होता है क्रॉप का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आपको एक दो लिखने को आ जाएंगी, कई बार आपसे बोलेंगे कि मन से आप 3-5 लिख दीजिए, लेकिन आपसे बनना सब चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली है भाई डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून। इरेटिक मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। इंडिया में मात्र 33% ऐसा कल्टीवेटेड लैंड है जो इरिगेटेड है, बाकी पूरा रेन पर डिपेंडेंट है। तो अगर कभी रेन अच्छी नहीं होती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार रेन बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत आ जाती है। तो दोनों प्रॉब्लम हमारे सामने हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारे स्टेट्स का कि अगर रेन अच्छी हुई तो चीजें सही हुई, नहीं हुई तो बेकार हो गई। तो पहला पॉइंट। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया में क्रॉप यील्ड की थोड़ा सा कम है। अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है। अगर हम पूरी कंट्री से अगर कंपेयर करते हैं हमारे राइस, व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा के प्रोडक्शन को, तो वो कम हो जाता है। मतलब बाकी कंट्रीज में कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे में ज्यादा में भी कई बार कम देखने को हमें मिल जाता है। और इंडिया में भाई रेन फेड एरियाज ज्यादा हैं, वो रेन पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आ जाता है। और हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा कि लैंड रिसोर्सेज पर इंडिया में प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मॉडर्न एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप कभी टीवी में अमेरिकन साइड का एग्रीकल्चर देखेंगे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, जो इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ज्यादा फार्मर गरीब है, तो इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है। फिर अगर इनको पैसे की जरूरत होती है, मनी लेंडर्स या किसी से उधार लेते हैं, तो इन पर कर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम छोटी क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म। ब्रिटिशरों ने तो भाई इंडिया की धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद जमींदारी सिस्टम ही लेकर आए थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बोला कि भाई हम लैंड रिफॉर्म अच्छे से करेंगे, लेकिन रिफॉर्म नहीं हो पाए। जिनके पास ज्यादा लैंड है भाई उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, वो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, तो हमारी गवर्नमेंट चाहकर भी अच्छे से काम नहीं कर पाई थी।
क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, उनका इन्फ्लुएंस उस समय ज़्यादा था। और अभी भी हमें ये देखने को मिलता है कि लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हुए हैं, जिसके कारण हमें यही दिक्कत मिलती है कि भाई लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर सही से नहीं है तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर स्मॉल फार्म साइज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डर्स, जो लैंड कंसोलिडेशन का काम है वो भी अच्छे से नहीं हो पाया, छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत लैंड पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद भाई जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो लैंड डिवाइड होता है। आज किसी का एक लैंड है, उनके 2 बेटे हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2-2 के अगर 2-2 बेटे और हुए तो 2 पार्ट और डिवाइड हो जाएगा। तो लैंड छोटा छोटा होता जा रहा है, और छोटे से लैंड की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें क्या ही आप एग्रीकल्चर करोगे, ये प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स उगाकर उनको बेचने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते हैं। इसके कारण भी फिर दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन हमें एग्रीकल्चर का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन वगैरह सब बढ़ रहा है। इसके बाद वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमें एग्रीकल्चर में ये देखने को मिलता है सेक्टर में कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब लोगों को साल भर काम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे महीने ऐसे चले जाते हैं जब उनके पास काम ही नहीं है। इंडिया की एग्रीकल्चर में भी ना बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है, और उसके बाद भाई साल भर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं रहती, दिक्कत आती है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। फिर इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, भाई फॉल्टी इरिगेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के कारण क्या हो रहा है, जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो लैंड की जो क्वालिटी है वो गिरने लग जाती है। बहुत केमिकल्स आप यूज करोगे, लैंड का बार बार यूज करोगे, उसको रेस्टिंग पीरियड नहीं दोगे तो लैंड की क्वालिटी खत्म होने लगती है, जिससे प्रोडक्शन कम होने लगता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह वाले प्रोसेसेस भी सारे रुक जाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड को तो खराब करने का काम किया ही है। और इसके बाद अगर हम और एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी देखें तो भाई आजकल लैंड भी बहुत सारा नॉन एग्रीकल्चरल चीजों में भी यूज हो रहा है, तो वो भी एक दिक्कत आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स से जाते हैं। राइट साइड में सिमिलर क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि कई बार एक एक चीज आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार हॉट्स क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आंसर आपका यही रहने वाला है। तो बस यही हमारा इस चैप्टर में आता है यार। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। आगे बताइए किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगिया, बाय बाय।